पहलवान की ढोलक पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि जो पहलवान है उसे राज दरबार का पहलवान घोषित कर लिया गया है और उसकी पत्नी के मृत्यु के बाद पहलवान के दोनों पुत्रों का भरण पोषण राज दरबार की तरफ से होता है। पहलवान अपने पुत्रों को पहलवानी के गुर सिखाता है और बताता है कि कैसे ढोलक की आवाज़ के साथ प्रेरणा लेकर के अपने दाव पेच को सही ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, दुनियादारी क्या होती है, इन सारी सब चीज़ों का शिक्षा देता है। आगे बोलता है, किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। शिथिलता मतलब थोड़ी ढीलापन कार्य में आ गया था। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में मतलब उसी परिवर्तनों के बीच में पहलवान भी पड़ गया। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। मतलब राजा जो थे वो अपने यहाँ पहलवानी कराते थे, लेकिन जब उनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र आया तो वो पहलवानी की जगह घोड़े की रेस कराना ज़्यादा अच्छा समझा। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही मतलब प्रतिदिन वो उनके भोजन में कितना खर्च होता है यह सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल मतलब बहुत भयानक। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल। उसी चीज़ को रिपीट करके बोल रहा है मतलब भयानक। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। मतलब राजा के मरते ही पहलवान को ये भी मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी सफाई दे। ये भी नहीं बोला गया कि तुमको कुछ टाइम दिया जा रहा है, तुम अपनी व्यवस्था कर लो। उसको दरबार से निकाल दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर मतलब किनारे पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। मतलब गांव वाले उन लोगों के खाने पीने का व्यवस्था देखते थे। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। मतलब राज पहलवान से उसकी स्थिति एकदम दयनीय हो गई। अकस्मात मतलब अचानक गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि मतलब सूखा, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती। मतलब दिन में भी ये महामारी थी। लोग परेशान थे, चिल्लाते थे, लेकिन थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश लोगों में हौसला देता था। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूदते कराहते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे, मतलब हिम्मत बढ़ाते थे। इसलिए शायद सूर्योदय में लोगों का दुख कम महसूस होता था। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, मतलब सांत्वना के शब्द लोग कैसे देते उसको बता रहा है लेखक। जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे। कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। मतलब ये सारे शब्द गांव में लोग एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए बोलते रहते। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूप ही नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती। मतलब सूखा, अन्न का अभाव और बीमारी ने उन लोगों को इतना तोड़ रखा था कि वो लोग अपने प्रियजनों को मरते हुए समय में एक आवाज़ देकर भी सांत्वना नहीं दे पाते थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी।